अब हम पढ़ेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर। और ये जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है इसका भाग 3, वन और वन्य जीव संसाधन का ये भाग 3 है। इससे पहले हमने 2 जो वीडियो हैं वो कवर कर लिए हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा अभी तक का, उससे हम समझ सकते हैं कि जो वन और जो वन्य जीव है वो मानव के लिए एक संसाधन है, मनुष्य के लिए एक संसाधन है। अगर हम वनों की बात करें तो वनों से हमें बहुत चीज़ें प्राप्त होती हैं, खनिज वगैरह प्राप्त होते हैं, और वैसे ही जीवों से भी हमें कई प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो इसीलिए हमारे लिए संसाधन है, और ये भी ज़रूरी है कि हम इन दोनों चीज़ों का संरक्षण करें, क्योंकि ये न केवल हमारी जो पृथ्वी है, मतलब हमारी पृथ्वी है उसके लिए आवश्यक है, बल्कि हमारे लिए भी और हमारे जो भावी पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधन है। इसीलिए ज़रूरी है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी आगे जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए इन संसाधनों का संरक्षण अवश्य करें। देखते हैं आज के चैप्टर में क्या है। तो जैसा हम जानते हैं कि भारत में वन और वन्य जीवों का संरक्षण किया जा रहा है, उसके लिए कई तरह की योजनाएं जो हैं वो लागू की जा रही हैं। अब जैसे कि हमें कैसे पता है कि हम कैसे वनों का या वन्य जीव का संरक्षण कर सकते हैं, तो हमें उन कारणों का तो पता है ना, कि जिस वजह से इन वनों का ह्रास हो रहा है, वन्य जीव लुप्त हो रहे हैं, क्योंकि ये सब किस वजह से हो रहे हैं? मनुष्य की अपनी गलतियों की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसलिए मनुष्य का ही ये कर्तव्य है कि वो उनका संरक्षण भी करें। तो इसके लिए वनस्पति जगत और जीव जगत के जो प्राकृतिक आवास हैं, जहाँ पर वो निश्चिंत होकर रह सकते हैं, यानी कि जंगल और वन, उनकी सुरक्षा करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस क्षेत्र में ये प्राकृतिक जो ये संसाधन है ये प्राकृतिक रूप से ही जी पाएंगे। तो वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार हैं और जो स्थानीय समुदाय हैं, उनके द्वारा भी कई प्रकार के जो कदम हैं वो उठाए गए हैं। तो बहुत से कदम इनके लिए उठाए गए हैं। तो भारत सरकार जो है उन्होंने एक भारतीय वन अधिनियम भी लागू किया है वन्य जीवों के लिए और वनस्पति जगत की सुरक्षा करने के लिए। तो एक ऐसा ही महत्वपूर्ण कानून है जिसको हम कहते हैं भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। ये जो कानून है ये 1972 में लागू किया गया है, और इस अधिनियम या कानून का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जीवों की जो संकटग्रस्त जातियां थी उनका बचाव करना, जिन संकटग्रस्त जातियां जो हैं उनका बचाव करना। ये अधिनियम इसमें है क्या कि जंगली जानवर और जो पक्षी होते हैं उन और या पौधे होते हैं उनको संरक्षित किया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है। अभी जो दुर्लभ जातियां हैं या फिर संकटग्रस्त जातियां हैं उनके शिकार पर तो पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। और अगर कोई भी पशु, पक्षी या जीव या फिर पेड़ पौधे हैं, अगर उनको कोई नुकसान पहुंचाता है तो 3 से 10 साल की सज़ा का भी प्रावधान इस कानून के अंतर्गत रखा गया है। वन्य जो जीव होते हैं उनका जो आवास है, प्राकृतिक आवास है, उसकी रक्षा करने के लिए, उसको संरक्षण देने के लिए यह कानून बनाया गया है कि जहाँ पर वे रह रहे हैं वन्य जीव, तो उस एरिया में जाना पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। और इसी तरह से जो जंगली जीव हैं उनके व्यापार पर भी रोक लगा दी गई है, क्योंकि ये जो जंगली जीव हैं इनका दांतों की, खाल की, फर की, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो ये व्यापार किया जाता है इन सब चीज़ों का, जंगली जीवों को मारा जाता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनका व्यापार किया जाता है। तो वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए समिति आदि का भी गठन किया गया है। भारत में संरक्षित जातियों की लिस्ट प्रकाशित की गई है कि ये मतलब जो भी जानवर उस लिस्ट में हैं तो उन लोगों को सबको संरक्षित श्रेणी में रखा गया है, और अगर उनमें से कोई भी जीव उसको नुकसान पहुंचता है मनुष्य के द्वारा तो उनको अर्थदंड या फिर जेल आदि का भी प्रावधान इस अधिनियम में रखा गया है। जुर्माना भी इसमें रखा गया है 10,000 से 25 लाख तक का।
और इस कानून के द्वारा जो भारत में कुछ जो संकटग्रस्त प्रजातियां थी वो बची है अभी, मतलब कुछ हद तक सरकार जो है या समुदाय है वो सफल हुआ है संकटग्रस्त जीवों को संरक्षित करने के लिए। सिर्फ यही नहीं, भारत में राष्ट्रीय उद्यान भी बनाए गए हैं। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं ये होते क्या हैं, ये कुछ ऐसे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जीव जो होते हैं वो अपने प्राकृतिक आवास में, मतलब जंगलों में स्वच्छंद रह सकते हैं। ये संरक्षित होते हैं ये जो क्षेत्र होते हैं, और यहाँ जो मानवीय जो गतिविधियाँ होती हैं ये पूर्णतः प्रतिबंधित होती हैं, या फिर कुछ सीमित मात्रा में लोग जा सकते हैं। और इस वजह से जो इस क्षेत्र में जीव रहते हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। इन्हीं को हम राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में राष्ट्रीय उद्यान भी बनाए गए हैं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, और वन्य पशु विहार भी बनाए गए हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं पहले, फिर इसके बाद हम बात करेंगे वन्य जीव पशु विहारों के बारे में। तो अब इनमें फ़र्क समझते हैं क्या। जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उनका जो स्वामित्व होता है वो सरकार के पास होता है, और जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उनकी उचित सीमाएं होती हैं। यहाँ मतलब एक बाउंड्री जैसी होती है कि यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है वो राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र कहलाया जाएगा। जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वहाँ पर जो भी जानवर होते हैं, बहुत ढेर सारे जानवर हैं या फिर पक्षी हैं या फिर पौधे हैं, तो उनकी जो प्रजाति है उनको संरक्षित किया जाता है। वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की राष्ट्रीय उद्यानों में जो किसी भी प्रकार की जो मानवीय गतिविधि होती है वो प्रतिबंधित है, पूर्णतः प्रतिबंधित है। कैसी मानवीय गतिविधियाँ, जिसकी राष्ट्रीय जो उद्यान है वहाँ पे थोड़े से स्ट्रिक्ट नियम होते हैं कि जो लकड़ियाँ हैं ईंधन की वहाँ से बिल्कुल भी नहीं ली जाएंगी। तो मतलब कई चीज़ें हैं वहाँ पे कि मानवीय गतिविधियाँ प्रतिबंधित वहाँ पे की गई हैं। लेकिन हाँ, जो लोग हैं वो कुछ सिर्फ वहाँ पर अंदर घूम सकते हैं जिप्सी वगैरह में, और वहाँ के जो जानवर हैं और प्राकृतिक पेड़ पौधे हैं उनको वो देख सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी और चीज़ की परमिशन नहीं दी जाती है कि आप वहाँ से अपने जो जानवर हैं उनके लिए आप भोजन नहीं इकट्ठा कर सकते हैं ऐसे ही, और जो लकड़ियाँ हैं ईंधन के लिए वो नहीं इकट्ठा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों का वहाँ पर पूर्णतः प्रतिबंधित है। अब ऐसे ही आपने एग्ज़ाम्पल में असम का काजीरंगा नेशनल पार्क सुना होगा, ये भी एक राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। पश्चिम बंगाल का सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है। ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं जहाँ पर मानवीय जो गतिविधियाँ हैं वो पूर्णतः प्रतिबंधित हैं, और जो पशु पक्षी और जो पौधे होते हैं उनकी बहुत ढेर सारी जातियों का यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। बात करते हैं वन्य जीव पशु विहारों की। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको दो चीज़ें पहले बताई थी कि ये जो चाहे हम अगर राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें या वन्य जीव पशु विहारों की बात करें तो ये संरक्षित होते हैं सरकार द्वारा या मनुष्य द्वारा, और जो मानवीय गतिविधियाँ होती हैं या पूर्णतः या फिर थोड़ी बहुत मानवीय गतिविधियाँ इन जगह अलाउ होती हैं। तो अब वन्य जीव जो पशु विहार होते हैं उनका जो स्वामित्व है वो या तो फिर सरकार के पास होता है या फिर जो निजी एजेंसियां होती हैं उनके पास भी ये वन्य जीव पशु विहार का स्वामित्व हो सकता है। वन्य जीव पशु विहार की कोई सीमा नहीं होती है, बहुत मतलब ये नहीं है कि यहाँ से बाउंड्री बना दी, ये बना दिया, वो बना दिया, तो ऐसा नहीं होता है वन्य जीव पशु विहार में। और वन्य जीव जो पशु विहार होते हैं वहाँ पर जीवों की या फिर पेड़ पौधों की, किसी वन्य जीव की बात हो रही है तो जीवों की किसी एक प्रजाति जो होती है उसको ही संरक्षण दिया जाता है, उसका ही संरक्षण उस क्षेत्र में किया जाता है। तो यहाँ पर जो मानवीय गतिविधियाँ होती हैं सीमित मात्रा में हो सकती हैं, लोग थोड़ी बहुत ईंधन के लिए लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठा कर सकते हैं इस क्षेत्र में। तो जो बाघों के लिए कुछ वन्य जीव पशु विहार बनाए गए, यानी कि इन जगहों पर केवल जो बाघ हैं उनको ही संरक्षित किया जाएगा। जैसे कि यहाँ राजस्थान में है सरिस्का बाघ रिज़र्व,
और भद्रा वन्यजीव पशु विहार कर्नाटक का है। तो इन दोनों वन्यजीव विहारों में बाघों का संरक्षण किया जाता है। अब आगे बात करते हैं कि इसके साथ ही देश में ना बहुत ढेर सारी जो संकटग्रस्त जीव हैं उनको बचाने के लिए कई परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं। जैसे कि शेरों को बचाने के लिए गिर सिंह परियोजना शुरू की गई है। कस्तूरी मृगों को बचाने के लिए शुरू की गई है कस्तूरी मृग परियोजना। मणिपुर थामिल यानी कि हिरण की बात यहाँ पे हो रही है, तो उसकी रक्षा करने के लिए, उसको संरक्षण देने के लिए मणिपुर थामिल परियोजना बनाई गई है। ऐसे ही कश्मीर के हंगुल, तो हंगुल भी हिरण होता है, उसको भी बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए हंगुल परियोजना शुरू की गई है। घड़ियाल और जो मगरमच्छ होते हैं उनको बचाने के लिए शुरू की गई है मगर प्रजनन परियोजना। हाथियों को संरक्षण देने के लिए बनाई गई है हाथी परियोजना। और बाघों को संरक्षण देने के लिए बनाया गया है बाघ परियोजना। तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी बुक में भी है वो है बाघ परियोजना, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। ये इसका लोगो है प्रोजेक्ट टाइगर का। अब प्रोजेक्ट टाइगर है क्या? बात आती है कि बाघों को बचाने की आवश्यकता क्यों है और क्यों इनकी संख्या जो है वो लगातार कम हो रही है। अब कम होने का कारण क्या है कि जो मनुष्य होता है इन बाघों को मारकर उसकी हड्डियों से औषधि या उसकी खाल का जो व्यापार होता है वो करता है और उससे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाता है। जो सघन वन हैं उनकी कमी हो रही है, क्योंकि अब पढ़ा था हमने कि खनन के लिए कृषि भूमि का इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसे ही जो स्लैश और बर्न विधि अपनाकर वन क्षेत्र को जलाया जाता है। तो क्या हो रहा है कि इनका जो सघन वन क्षेत्र है वो धीरे धीरे कम होता रह रहा है। तो बाघों का जो आवासीय स्थल है वो भी कम होता जा रहा है। बाघों का भोजन जैसे कि हिरन है, खरगोश है, जंगली भैंस हैं, ये सब भी क्या हो रहे हैं, लगातार कम हो रहे हैं संख्या में। तो अब पर्याप्त भोजन उन्हें मिल नहीं पा रहा है, तो इस कारण भी जो बाघ हैं उनकी संख्या जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो भारत सरकार ने बाघों को संरक्षण देने के लिए बनाई है बाघ संरक्षण परियोजना, जिसमें स्पेशली जो बाघ हैं उनको उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है, उन्हें बचाने की कोशिश की जाती है। इसी के लिए बनाया गया है प्रोजेक्ट टाइगर या फिर बाघ परियोजना। मुख्यतः ये जो परियोजना है बाघ परियोजना, ये बाघ को बचाने के लिए की गई है। जो बाघ होता है वो जो वन्य जीवन है उसका एक बहुत ज़्यादा अद्भुत प्राणी होता है और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए बाघ जो है उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बाघों को बचाना, क्योंकि ये पाया गया था देश में जो बाघ हैं उनकी संख्या जो है वो निरंतर कम होती जा रही है और तेज़ी से घट रही है। तो इसीलिए 1973 में ये जो परियोजना है उसकी शुरुआत की गई और उस वक्त पाया गया कि जो बाघ हैं उनकी जब गणना की गई तो पाया गया कि केवल देश में 1827 बाघ ही अब बचे हुए हैं और इनको बचाना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है, क्योंकि ये अब संकटग्रस्त या लुप्त की श्रेणी में आ चुके थे। और ये जो बाघ परियोजना है ये दुनिया की बहुत ही प्रभावशाली तरीके से जो प्रचारित की गई थी परियोजना उनमें से एक है। जो परियोजना है इसकी शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 1973 को उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ से ये शुरू की गई और शुरुआत में इसमें 9 बाघ परियोजनाएं शुरू की गई थी और जिनकी संख्या अब बढ़कर 50 हो गई है। इन परियोजनाओं से जो भारत में बाघों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। जब 2018 में बाघों की दोबारा गणना की गई तो पाया गया कि देश में अभी 2967 बाघों की प्रजातियां मौजूद हैं। तो इस परियोजना के तहत भारत में कई संरक्षित क्षेत्र रिजर्व्स बनाए गए। ठीक है, तो उदाहरण के लिए यहाँ पर है
सुंदरबन बाघ रिजर्व है जो पश्चिम बंगाल में है, ऐसे ही कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में है, और ये जो मुख्यतः बाघों को बचाने के लिए ये बनाए गए थे। अब बात करते हैं वन संसाधनों के वितरण के बारे में। तो प्रशासनिक उद्देश्य के आधार पर जो भारत है वहाँ पर वन और वन्य जीव जो संसाधन हैं उनको वर्गीकृत किया गया है आरक्षित वनों में, संरक्षित वनों में और साथ में अवर्गीकृत जो वन होते हैं उनमें। तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं आरक्षित वनों के बारे में। तो इसके अंतर्गत स्थानीय जो वन क्षेत्र होता है उसको सम्मिलित किया जाता है, और इस क्षेत्र का बचाव या जो रख रखाव होता है वो इमारती लकड़ी, मतलब इमारत बनाने के लिए जो लकड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं उनके लिए किया जाता है, या फिर जो अन्य वन उत्पाद होते हैं वो यहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं। इस क्षेत्र में लोग जो हैं वो अपने पशु वगैरह नहीं चरा सकते हैं। देश के जो आधे से अधिक वन क्षेत्र हैं, लगभग 53% जो हैं वो इसी आरक्षित वन क्षेत्र में आते हैं, और इस प्रकार के जो वन क्षेत्र होते हैं उन्हें सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है, समझा जाता है। अगला जो वन क्षेत्र आता है वो है हमारा संरक्षित वन क्षेत्र या आरक्षित वन क्षेत्र भी हम इसे बोलते हैं। तो इस वन क्षेत्र के अंतर्गत वो वन क्षेत्र आता है जिसका जो नियंत्रण है वो सरकार द्वारा होता है, सरकार के अधीन होता है, परंतु इस क्षेत्र से जो लोग हैं वो कुछ शर्तों के साथ वन उत्पाद इकट्ठा करने का उन लोगों को अधिकार मिल जाता है। यानी लोग इस क्षेत्र की कुछ सीमा तक का जाकर वहाँ से अपने जानवरों के लिए चारा या फिर जलावन के लिए जो लकड़ियाँ होती हैं वो इकट्ठा कर सकते हैं। इस सीमित क्षेत्र के आगे जाने पर जो लोग हैं उन लोगों को प्रतिबंध लगाया हुआ है, प्रतिबंधित हैं। तो इस तरह की, मतलब किसी तरह की जो मानवीय गतिविधि होती है वो उस क्षेत्र से आगे नहीं हो सकती। एक सीमित क्षेत्र तक का ही मानवीय गतिविधि अलाउ होती है, उससे आगे वो गतिविधियां नहीं कर सकते हैं, जा नहीं सकते हैं उसके अंदर। तो कुल वन क्षेत्र का लगभग जो 29% भाग होता है वो इसी प्रकार के जो वन होते हैं उनसे घिरा हुआ है। बात करते हैं अवर्गीकृत वनों के बारे में। तो पहले बताए गए जो दोनों तरह के वन होते हैं उन्हें छोड़ दें तो अन्य सभी प्रकार के जो वन होते हैं या फिर जो बंजर भूमि क्षेत्र होता है जो कि सरकार, व्यक्ति या समुदाय के पास होता है उसी को कहा जाता है अवर्गीकृत वन। इस प्रकार के वन क्षेत्र से वृक्षों को काटने, मवेशियों को चराने तथा वन उत्पाद जो हैं वो इकट्ठा करने पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आरक्षित वन और रक्षित वन क्षेत्र होते हैं, इनका बचाव या जो रख रखाव होता है वो मूल्यवान इमारती लकड़ियों तथा अन्य वन पदार्थों के लिए किया जाता है। और एक और बात नोट करने वाली यह है कि जो मध्य प्रदेश है हमारा, तो वहाँ पर सबसे अधिक 75% वन क्षेत्र है। बहुत ज़्यादा वन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। अब बात करते हैं समुदाय और वन संरक्षण के बारे में। तो बात करते हैं कि स्थानीय समुदाय की भागीदारी कैसी है वनों को बचाने के लिए, कैसे वो बचा पा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि वन्य जीव संसाधन जो हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इसी महत्व को देखते हुए समाज के जो कुछ लोग हैं वो कई बार इनको बचाने के लिए संरक्षण अभियान चलाते हैं। तो राजस्थान में है सरिस्का बाघ अभयारण्य। तो वहाँ पर जो भूमाफिया हैं या पूंजीपति जो लोग हैं तो वहाँ पर लगातार जो वन क्षेत्र है उसमें खनन कार्य कर रहे हैं। तो इन सब कार्यों को रोकने के लिए जो वहाँ के लोग हैं वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपनी जो बाघ रिजर्व है उसको बचाने के लिए, वन क्षेत्र को बचाने के लिए। अब राजस्थान के ही अलवर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो 5 गांव हैं वहाँ के लोगों ने क्या किया कि वहाँ के जो 5 गाँव के लोगों ने मिलकर करीब 1200 हेक्टेयर की जो वन भूमि क्षेत्र है उसे भैरव देव डाकव सेंचुरी घोषित कर दिया है। और इस क्षेत्र में शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है, पूर्णतः प्रतिबंध इस क्षेत्र में लगा हुआ है 1200 हेक्टेयर के जो वन क्षेत्र है उसमें। फिर इसके बाद
उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, ये सब भी करा गया है। उत्तराखंड का जो चिपको आंदोलन है वो वृक्षों की कटाई रोकने में बहुत ज़्यादा सफल रहा है। ऐसे ही जो उत्तराखंड का ही बीज बचाओ आंदोलन है और नवोदय अभियान चलाए गए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य है कि जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उनके प्रयोग के बिना उत्पादन करना, अनाज उगाना, तो ऑर्गेनिक कृषि जिसे कहते हैं वो यहाँ पे की गई है। तो जो राजस्थान का एक विश्नोई समुदाय है, विश्नोई समाज है, तो उन लोगों के द्वारा भी काले हिरन, नीलगाय, चिंकारा, मोर, ये सब लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। और कई तो हमारे देश में रीति रिवाज हैं, तो इसमें क्या होता है कि जब शादी विवाह होती है, पूजा पाठ होती है, तो उस वक्त भी वनों और वन्य जीवों के संरक्षण वहाँ पर प्रचलित हैं। जैसे कि कई पेड़ पौधे होते हैं जिनकी आवश्यकता शादी विवाह पूजा पाठ में होती हैं, तो उन लोगों को उन जो पेड़ पौधे हैं उनको स्पेशली उगाया जाता है। फिर जैसे इमली का पेड़ है या आम का पेड़ है या घरों में हम तुलसी पूजा करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सब जो पौधे हैं, इनकी आवश्यकता, इन सब पेड़ों की आवश्यकता हमारे रीति रिवाज में शुरू से चली आ रही हैं। तो जो समाज है वो क्या करता है, इन पेड़ों को संरक्षण भी देता है अपने रीति रिवाजों को बचाए रखने के लिए, और इस तरह से जो पेड़ हैं, पौधे हैं, उन्हें भी संरक्षण मिल जाता है। बात करते हैं उत्तराखंड के चिपको आंदोलन की। बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है ये। तो ये पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आंदोलन है। ये जो आंदोलन है ये शुरू हुआ था उत्तराखंड के, उस वक्त तो उत्तर प्रदेश था, 1973 की ये बात है। तो उस वक्त के उत्तर प्रदेश की ये बात है और वहाँ का चमोली ज़िले की ये बात है। फ़िलहाल चमोली ज़िला हमारे उत्तराखंड में है। तो ये जो आंदोलन हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 1973, 26 मार्च को ये शुरू हुआ था। तो भारत के जो प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं, चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं, गौरा देवी जी हैं, सुंदरलाल बहुगुणा हैं या फिर गोविंद सिंह रावत हैं, इन लोगों ने, उनके नेतृत्व में ये जो आंदोलन है वो शुरू किया गया था। और जो सुंदरलाल बहुगुणा हैं उनके द्वारा ये आगे बढ़ाया गया। इस आंदोलन में जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं वो पेड़ों से लिपट कर पेड़ों की रक्षा करते थे। इसी वजह से ये जो आंदोलन है इसका नाम भी पड़ा चिपको आंदोलन। तो इस आंदोलन को शुरू कैसे किया गया था कि वहाँ पर एक बार हुआ ये था कि वन विभाग ने ठेकेदार को जंगल की कटाई का ठेका दिया था। तो उस अवैध कटाई को रोकने के लिए या जंगल की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए ये जो आंदोलन था वो शुरू किया गया था। और इस आंदोलन में जो महिलाएं थी उनका बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस आंदोलन में वनों की कटाई को रोकने के लिए जो गांव के स्त्री और पुरुष थे वो सब पेड़ों से लिपट जाते थे और ठेकेदारों को पेड़ नहीं काटने दिया जाता था, क्योंकि ठेकेदार को रेड़ी गांव में, ये घटना रेड़ी गांव की है, चमोली के रेड़ी गांव की ये घटना है। तो वहाँ पर ठेकेदार को करीब गांव के 2400 जो पेड़ हैं, 2400 से भी ज़्यादा जो पेड़ थे, उन्हें काटने का ठेका मिला हुआ था। जब गांव वालों को ये बात पता चली कि गांव जो ठेकेदार है वो इतने ढेर सारे पेड़ों को काट रहा है, उससे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो जो गौरा देवी जी हैं उनके नेतृत्व में रेड़ी गांव की जो करीब 27 महिलाएं थी, वो पेड़ों को काटने में उन्होंने ठेकेदार की योजना असफल कर दी। तो चिपको आंदोलन केवल उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से चलाया भी गया और बहुत सफल भी रहा। जैसे उत्तराखंड में ये बहुत सफल रहा है, तो वैसे ही और अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग नामों से जाना जाता है और बहुत ज़्यादा सफल आंदोलन ये रहा है, जिसे हम जानते हैं चिपको आंदोलन के बारे में।